हमारे लिए बेनिफिट्स क्या है, राइट? हमारे लिए बेनिफिट्स क्या है? इसके हमें लाभ क्या है, ठीक है, ये जानना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये है, जिस पर हम लोग कल जिक्र कर रहे थे, कि पूरे विश्व में अगर पृथ्वी की बात करें तो ये महासागर एवं महाद्वीप से मिलकर बना हुआ है। महासागर एवं महाद्वीप से मिलके पृथ्वी बनी हुई है। महाद्वीप वह जगह है जहां पर मानव का वास है। मनुष्यों ने लगातार अपना आवास स्थान को विकसित करते हुए, अपनी संस्कृति सभ्यता को विकसित करते हुए महाद्वीपों पर अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न है ना जगहों पर देश की सीमा बना दी, और उस देश की सीमा पर हम अगर कहें तो अगर उसे हमें पार करना उस देश की सीमा को, तो ऐसी स्थिति में आज की डेट में हमारे पास परमिशन होनी चाहिए, वीज़ा पासपोर्ट होना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन महासागर का कुछ ऐसा, महासागर का जो पोर्शन है ओशियन का, जैसे हम लोग यहाँ अगर इंडिया का भाग देखते हैं तो पश्चिमी तटीय मैदान से अगर हम 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस ले, 12 नॉटिकल माइल का अगर हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, तो इस 12 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस में किसी भी देश का, जैसे भारत है, तो इसका संप्रभु सीमा है ये, राइट? 12 नॉटिकल माइल तक क्या है? संप्रभु सीमा है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें 24 नॉटिकल माइल, तो ये होता है हमारा शुल्क सीमा। और 200 नॉटिकल माइल की बात करते हैं तो ये आपका बनता है, जिसे हम लोग EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहा जाता है इसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और इसके बाद की जो टेरिटरी है ना, इसके बाद की जो टेरिटरी अरब सागर में पाई जाएगी, अरब सागर में इसके बाद की टेरिटरी या कहीं पर भी किसी भी देश के साथ में 200 नॉटिकल माइल के बाद की जो टेरिटरी होती है, इस पर सभी देशों का समान अधिकार, सभी देशों का समान अधिकार होता है, राइट? जिसको यूएनओ के इंटरवेंशन से उपयोग किया जाता है। यूएनओ का उसमें इंटरवेंशन हुआ करता है। इस 12 नॉटिकल माइल में कोई एंट्री नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के, लेकिन 12 नॉटिकल माइल के बाद का जो क्षेत्र है, इस 12 नॉटिकल माइल के बाद का क्षेत्र जो है, इसके लिए हमें किसी देश से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस देश की संप्रभुता कहां तक है? 12 नॉटिकल माइल तक ही पाई जाएगी, है ना? 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.8 किलोमीटर, राइट? 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। तो आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लगभग ये 22 किलोमीटर के आसपास, 20-22 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है।
और इस सीमा में यदि कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के दूसरे के क्षेत्र में पहुंच जाए तो उसके लिए इंडिया अपने एरिया में क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि यहां पर एंटर करने वाले के लिए, यहां पर प्रवेश करने वाले के लिए वो क्या सजा निर्धारित करेगा, है ना। ये इंडिया का अपना पर्सनल, है ना, व्यू होगा, उस देश का पर्सनल अपना लॉ होगा जो इस दशा में लागू होता है। लेकिन अगर हम आंतरिक भाग में बात करें तो भारत का रूल तो हर जगह ही होगा। इसके जितने भी 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी है, उस पूरे में क्या होगा, हमारा शासन लागू होगा, है ना। और लेकिन 12 नॉटिकल माइल के क्षेत्र में भी क्या होता है, भारत के ही रूल रेगुलेशंस चलेंगे, है ना, इसके बाद में नहीं होंगे। अर्थात जब हम सी रूट्स के द्वारा, है ना, सागरीय जलमार्ग के द्वारा हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं, हम कोई एक रास्ता तैयार करना चाहते हैं, तो ये 12 नॉटिकल माइल की सीमा अगर छोड़ दी जाए तो बाकी और कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं रह जाती है ना, फिर कोई इशू प्रॉब्लम नहीं रह जाता है। इसलिए इस 12 नॉटिकल माइल के बाद ओशियन में आप कहीं भी विजिट करते हैं, ट्रेवल करते हैं, ये क्वेश्चनेबल नहीं होगा, अर्थात उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, राइट, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह बेटा नहीं लगा सकता है, ये सिचुएशन है। तो ऐसी स्थिति में इस 12 नॉटिकल माइल को छोड़कर बाकी पूरे महासागर में हम भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी आने जाने के लिए हम क्या है, कंप्लीटली हमें फ्रीडम है। और ये जो इशू है 12 नॉटिकल माइल का, ये रिजॉल्व हो जाता है, मतलब किसी भी देश का हस्तक्षेप 12 नॉटिकल माइल के बाद सी ट्रांसपोर्टेशन में नहीं रहेगा। सभी इस बात को नोट कर लेंगे, सी ट्रांसपोर्टेशन में हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसलिए सी ट्रांसपोर्टेशन में हस्तक्षेप किसी और देश का नहीं होगा। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं कि महासागर के 12 नॉटिकल माइल से अधिक जो बचे हुए क्षेत्र, उसके अलावा जो बचा हुआ क्षेत्र है, उसमें हम अबाध रूप से भ्रमण करने के लिए, व्यापार करने के लिए स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अब दूसरी बात आती है, एक बेनिफिट ये हो गया कि 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस को छोड़ दिया जाए, है ना। इस बेनिफिट्स में हम लोग पॉइंट काउंट करेंगे, है ना। पहला पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो 12 नॉटिकल माइल की सीमा है ना, 12 नॉटिकल माइल की सीमा के अलावा, है ना, सीमा के अलावा हम अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात है कि महासागरीय क्षेत्र में हमें किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट बेटा नहीं करना है ना। नो नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। हमें आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर आधारभूत संरचना के निर्माण की आवश्यकता की बजाय जो संरचना महासागरीय क्षेत्र में हमारे परिवहन के दौरान हमारे रास्ते में आते हैं, उस संरचना को हमें तोड़ना है, बनाना नहीं है, बनाना नहीं है। जैसे कि हम लोग ओशियनोग्राफी में पढ़ते हैं, ओशियन बॉटम रिलीफ, ओशियन बॉटम रिलीफ, इसको 1 मिनट में क्लियर करता हूं मैं। जिस प्रकार से महाद्वीप पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, भू आकृतियां बनी हुई है, लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, है ना।
माउंटेन हिमालय जैसा, प्रायद्वीपीय पठार, उसमें बहुत सारे तेलंगाना का पठार, बेंगलुरु का पठार, बैतुल प्लेट्यू है ना, इस तरह से जो बहुत सारे पठार हैं। उसके बाद नदी घाटियां हैं, गॉर्जेस है, कैनियन है। महाद्वीप पर भी द्वीप पाए जाते हैं, जैसे आपके ही क्या कहते हैं घर के पास में है ना राघोपुर दियारा, फिर दुनिया का सबसे बड़ा माजुली है ना, माजुली द्वीप जो आपको ब्रह्मपुत्र पर है। तो इस तरह से जो द्वीप और क्या कहते हैं जितनी प्रकार की संरचनाएं हैं महाद्वीप पर पाई जाती हैं, सभी एवं उससे ज्यादा महासागर में भी पाई जाती है। तो जो उभरा हुआ क्षेत्र होगा हमें उसको तोड़ के हटा देना है, ना कि हमें कुछ बनाना है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं, लीस्ट इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, न्यूनतम निवेश है ना, न्यूनतम निवेश आधारित क्या कह सकते हैं, न्यूनतम निवेश आधारित परिवहन व्यवस्था कही जा सकती है ना, लीस्ट इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट। तो तीसरे पॉइंट में हम और आप इसमें नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, न्यूनतम निवेश की आवश्यकता। चौथा पॉइंट, भाई जब 12 नॉटिकल माइल के बाद में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय विवाद होने की भी कोई संभावना नहीं हो सकती है ना, तो अंतरराष्ट्रीय विवाद की नगण्य संभावना, अंतरराष्ट्रीय विवाद की नगण्य संभावना, अंतरराष्ट्रीय विवाद की नगण्य संभावना। वो दूसरी बात है कि कभी ऑयल स्पिल हो जाता है। ऑयल स्पिल का मतलब है जब कभी तेल जो होता है कच्चा तेल है ना, कच्चा तेल जब क्रूड ऑयल स्प्रेड कर जाता है, ऐसी स्थिति में है ना, ऐसी दशा में विवाद की संभावना हो भी सकती है ना, विवाद की संभावना हो भी सकती है। क्रूड ऑयल फैल जाएगा, आपसे अगर 12 नॉटिकल माइल के दूर पर क्रूड ऑयल फैल गया तो विरोध तो किया जाएगा उसका, है ना, उस व्यक्ति का, उस देश का हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन इसकी संभावना क्या है, नगण्य है, ना के बराबर उसकी संभावना होती है। फिर हम लोग 5वें पॉइंट पर आते हैं, इकोसिस्टम पर न्यूनतम क्षति, राइट, इकोसिस्टम पर न्यूनतम क्षति। भाई जब हम रोड बनाएंगे तो रोड बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, हमें कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें टारकोल की रिक्वायरमेंट होगी, हमें उसमें है ना और बहुत सारे चीजों की रिक्वायरमेंट, सीमेंट का भी कभी कोई रोड बनता है कंक्रीट वाला, तो उन सभी के लिए हमें पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, पत्थर कहीं से तो लाएंगे। तो जिस जगह हमने तोड़ा वहां पे पारिस्थितिकीय तंत्र जो है, इकोसिस्टम का मतलब क्या है, पारिस्थितिकीय तंत्र, वहां के पारिस्थितिकीय तंत्र को बेटा खराब किया, और जहां पर लाके हम उसको बनाएंगे वहां भी पेड़ काटेंगे,
वहां पेड़ काटेंगे तो वहां का परिस्थिति खराब होगा। यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम पर न्यूनतम क्षति है ना दर्ज होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होती है या फिर किसी देश के पास में तट सीमा पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में वह देश या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समय हम क्या करेंगे, सी रूट ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करते हैं। राइट, सी रूट्स ट्रांसपोर्टेशन का हम उपयोग करते हैं। दूसरी खास बात यह है कि जो सी रूट्स ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, ये उन देशों के निश्चित ही बड़े शहरों के है ना स्थान पर हमें क्या होता है, सीपोर्ट बनाते हैं। जो बड़े बड़े शहर किसी भी देश के हैं वो उसको जोड़कर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है और वही सीपोर्ट्स बनता है, बंदरगाह बनता है, पत्तन बनता है। ठीक है, तो हमने आपसे कहा था कि हम कल यात्रा करेंगे, ये सभी आप बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे, ये सभी आपको लाभ के दृष्टिकोण से है। अब हम ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में किन किन देशों से, किस किस क्षेत्र से, कहाँ कहाँ कौन सा बंदरगाह है जहाँ से हम लोग चलकर आएंगे, है ना, व्यापार करेंगे। तो एटलस मुझे उम्मीद है फिर आप लोगों के पास होगा, है ना, आप लोगों के पास में एटलस होगा और एटलस में थोड़ा सा विश्व के मानचित्र पर भ्रमण करते हुए हम लोग इसका पेज नंबर 116 पर हम लोग देखेंगे, है ना, निचला वाला जो नीचे वाला मैप है, इससे हमारी बात क्लियर हो जाएगी। राइट, इससे हमारी बात क्लियर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अगर सपोज यूएसए से चलते, है ना, यूएसए से अगर हम चलना प्रारंभ करें तो यूएसए में आप न्यूयॉर्क से मूव करते हुए, है ना, वाशिंगटन की तरफ आकर बरमुडा, फिर अटलांटिक महासागर को पार करके अगर यूरोप की तरफ आना चाहते हैं तो पुर्तगाल की राजधानी जिसका नाम लिस्बन है, फिर वहां से आगे इटली की राजधानी जिसका नाम रोम है ना, इस तरह से आगे जाते हुए फिर ग्रीक की राजधानी है एथेंस, और फिर आपका इजिप्ट है कायरो, इधर से होते हुए आगे एडन यमन हो जाता है ना, ओमान, और फिर आगे चलते हुए आप, है ना, कुवैत, और फिर कराची पाकिस्तान, मुंबई भारत, कोलंबो, है ना, ये हो जाता है श्रीलंका, फिर चेन्नई, इस तरह से आप इंडिया पहुंच गए। और लास्ट में कोलकाता, है ना, कोलकाता भी जा सकते हैं, विशाखापत्तनम, अगर कहीं बांग्लादेश जाना चाहते हैं चटगांव भी है, यंगून, आप म्यांमार पहुंच सकते हैं। इस रास्ते से आप यहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम दोबारा से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पश्चिमी भाग से चलना प्रारंभ करें तो पश्चिमी भाग में देखेंगे सैन फ्रांसिस्को या फिर लॉस एंजलिस नाम का सी पोर्ट्स है ना। सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं बेटा, लॉस एंजलिस या फिर सैन फ्रांसिस्को, ये सी पोर्ट्स हैं। आप अगर देखेंगे तो वहां से आप प्रारंभ करके प्रशांत महासागर पूरा, है ना, प्रशांत महासागर में आप भ्रमण करते हुए, है ना, होनोलुलु हवाई द्वीप समूह है यूएसए का ही, उसकी राजधानी होनोलुलु है। वहां से आगे चलते हुए आप टोक्यो जापान पहुंच सकते हैं, सियोल साउथ कोरिया पहुंच सकते हैं, फिर आगे संघाई जो कि चीन का इकोनॉमिक कैपिटल है ना, आर्थिक राजधानी संघाई है, वहां आप पहुंच सकते हैं। आगे हांगकांग, मनीला आपका फिलीपींस की राजधानी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का, है ना, इसके द्वारा भ्रमण किया जा सकता है। अगर भारत के मानचित्र पर हम पहुंचते हैं तो भारत के मानचित्र पर भी दो प्रकार के यहाँ पर आपको एटलस में सी पोर्ट्स दिखाए गए हैं। दो प्रकार के सी पोर्ट्स बेटा आपको दिखाए गए हैं एटलस में, उनका हम लोग ध्यान देखेंगे। एक है मेजर पोर्ट, दूसरा है माइनर पोर्ट। राइट, एक मेजर पोर्ट है, एक दूसरा है माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट्स में आपका आ रहा है जैसे हल्दिया है, राइट, हल्दिया है, उसके बाद में, है ना, डायमंड हार्बर कोलकाता का क्षेत्र है ना, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम, चेन्नई, है ना, टुटीकोरिन जिसे टूटुकुडी भी कहते हैं। फिर अगर पश्चिम की तरफ हम पहुंच जाते हैं तो केरल में कोच्चि है, फिर आगे
मंगलुरु पहुंच जाएगा आपका क्या नाम है कर्नाटक में, फिर आपको मर्मुगांव गोवा है ना, नवी मुंबई मुंबई महाराष्ट्र में है ना, फिर उसके बाद कांडला पहुंच जाते हैं गुजरात। ये सभी सी पोर्ट्स हैं है ना, भारत में जो मेजर सी पोर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जब अंतरराष्ट्रीय हमें भ्रमण करना होता है तो इन्हीं सी पोर्ट से मूव करके आया जाया जाता है। अगली बात है माइनर पोर्ट्स भी कुछ हैं है ना, माइनर पोर्ट्स भी कुछ दिए गए हैं। तो जैसे आपको ओखा मिलेगा गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में मिलेगा, राइट। उसके बाद वेरावल गुजरात में मिलेगा, तालासेरी है ना, तालासेरी आपको फिर आपको यहाँ के केरल के पास में मिल जाता है ना। नागापट्टिनम तमिलनाडु में है ना, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, और विशाखापट्टनम जो है ये आपको क्या है ना, ये मेजर पोर्ट में है और माइनर में काकीनाडा है ना। तो इस तरह से आपका माइनर पोर्ट्स आता है। एटलस में अगर देखेंगे तो एक पॉइंट इसमें दिया गया है हिंटरलैंड, हिंटरलैंड दिया है, उसका मतलब भी हमें समझना चाहिए हिंटरलैंड क्या है। हिंटरलैंड का मीनिंग होता है जो हिंड्रेंस क्रिएट करे। हिंड्रेंस का मतलब क्या है, जो डिस्टरबेंस क्रिएट करे, जो बाधा क्रिएट करे है ना। परिवहन के लिए जो एक तरीके से समस्या का क्षेत्र है ना, जो एक परिवहन के लिए एक बाधा का विषय है ना, वो हिंटरलैंड कहलाता है। तो हिंटरलैंड की जो लाइन आपको एटलस में रिप्रेजेंट की गई है, ये वो क्षेत्र है, हिंटरलैंड की लाइन वह क्षेत्र दिखाई गई है आपके एटलस में, जो कि जहां किसी भी प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूर्णतः विकसित रूप से नहीं पाया जाता है ना, पूर्णतः विकसित रूप से नहीं पाया जाता है। वहां पर परिवहन की व्यवस्था जो है ना, खतरे में है, एक तरीके से कह सकते हैं। वो हिंटरलैंड है ना की स्थिति में आता है, हिंटरलैंड की स्थिति में आता है। इसके बाद में हमारा अगला, जिसको हम एयर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। राइट, एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। वायुमार्ग, वायुमार्ग परिवहन। तो वायुमार्ग परिवहन की जो व्यवस्था है, सभी जानते हैं हम लोग इसको, एयर के माध्यम से है ना, एरोप्लेन चलती है, एयरक्राफ्ट चलते हैं, वो सभी आपका एयर ट्रांसपोर्ट में काउंट किया जाएगा है ना, एयर ट्रांसपोर्ट में काउंट किया जाएगा, वायु मार्ग में उसको हम लोग गिनते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट का अगर उपयोग देखा जाए तो उपयोग मुख्य रूप से विकसित देशों में किया जाता है, देशों में किया। इसका मतलब ये नहीं है कि विकासशील या जो अर्ध विकसित है, अल्प विकसित है, उन देशों में नहीं होगा। विकसित का सेंस यहां पर यही है कि जो विकसित देश हैं उनमें अधिकतम इसका उपयोग किया जाता है ना। भारतीयों के लिए अभी हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान हो गया, जो भी विकासशील देश है ना, इनमें क्या है कि परिवहन व्यवस्था जो एयरपोर्ट की है वो बहुत ही क्या है, विशेष स्थिति में लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम विकसित देशों की बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में भी वहां पर लोग है ना एयरपोर्ट का यूज करते हैं। दूसरा, ये इंटरनेशनल माइग्रेशन में सर्वाधिक यूज किया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतरराष्ट्रीय है ना
प्रवास में, है ना, इंटरनेशनल माइग्रेशन में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन तंत्र है। साथ ही अधिकतम सहज तथा सुरक्षित परिवहन, साथ ही सर्वाधिक, है ना, अधिकतम सहज तथा सुरक्षित परिवहन का माध्यम है।